हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को मेरी ओर से छठ पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ कि कल का सूरज आपके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं आशाओं के साथ चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, में आज हम अपने पेपर 7 को डिस्कस करेंगे जो कि हुआ ग्रुप डी का एग्जाम 2022 का। और ये प्री एग्जाम है। इससे पहले मैंने मेंस के पेपर को डिस्कस किया था, ये प्री का एग्जाम है। यहाँ पर हम केवल जनरल स्टडीज के सेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये एक तरफ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। आपको मैच कराना है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन 2 सऊदी अरेबिया। नहीं नहीं, का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कुवैत। ठीक। फिर सेकंड है, हाँ, सेकंड है G7। तो G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। एक्चुअली G7 एक ट्रीटी पे बेस्ड नहीं है, तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। लेकिन फिर भी अब एग्जाम में दिया है तो कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम ऑप्शन सी पे आते हैं, गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल का कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया। ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो केवल बचा ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज G7। अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा इटली। बट एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। जब आपको जब 3 ऑप्शन मैच कर गए तो चौथा आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए इसका सही क्या होगा। ए का होगा 3, बी का होगा, ए का 3 यहाँ पे है, बी का होगा 4, हाँ बी का होगा 4, ठीक, सी का होगा 2, ठीक, डी का होगा 1। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। ठीक। तो देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और हेडक्वार्टर बताना चाहता हूँ। पहले भी इसे रिवाइज कर चुका हूँ, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है केन्या, नैरोबी में। इसी तरह यूनाइटेड नेशन हैबिटेट जो है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केन्या, नैरोबी में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड और यूनाइटेड नेशन वुमेन, 4 ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। फिर जो फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये तीनों क्या है? फूड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। ठीक। वहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन चारों का जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर वहीं वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों इंटरनेशनल मतलब मॉनेटाइजेशन की संस्था है, इनका कहाँ है? वॉशिंगटन DC। फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन दोनों का कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। मैंने एक ही जगह इन्हें कंपाइल कर दिया है ताकि आपको इजी हो जाए। फिर अगला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, का है द हेग, नीदरलैंड। इंटरपोल सुना होगा, ये इंटरनेशनल लेवल की पुलिस होती है इंटरपोल। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। पूछा जा चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का कहाँ पे है? जेदा, सऊदी अरेबिया। द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहाँ पे है? रियाद, सऊदी अरेबिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वियना, ऑस्ट्रिया। और फिर देखिए आपके एग्जाम में इसी में पूछा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब, यहाँ पे अरब था, अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो यहाँ पे मैंने ट्राई कर दिया है। अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का कहाँ पर है? कुवैत। देखिए जो पहले लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनका है ऑस्ट्रिया, वियना। और अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है तो उनका हो जाता है कुवैत। आपके एग्जाम में यही पूछा था, कुवैत वाला। ठीक। शाह का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल।
WWF का कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप, आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं इसलिए ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप इनको देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके आगे के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये पेपर में क्वेश्चन नंबर है। बीच बीच में क्या हो रहा है, जैसे 25 क्वेश्चन है 1 टू लेके 25, बीच बीच में कहीं पे मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उन्हें स्किप कर दे रहा हूँ। इसीलिए क्वेश्चन नंबर आपको 1 2 3 ना दिख के सीधा 4 दिखा, 6 दिखा, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग का है। 1 2 3 जो क्वेश्चन है वो भी रीजनिंग के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, सब मेरे साथ रहिए, ये सारे जीएस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कंप्यूटर कमांड्स के नाम लिखे हुए हैं, और ये लिख रहा है कि कौन सी की दबाने पे वो कमांड्स काम करेंगे। जैसे सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए। प्रिंट स्क्रीन के लिए क्या होता है? PRT SCRN। ये एक अलग से बटन होती है हर कीबोर्ड में, प्रिंट स्क्रीन के लिए बनी होती है। बोल्ड करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस बी। ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, ए का देखिए 2 केवल एक ही ऑप्शन में, द राइट ऑप्शन विल बी सी। अगर आपको मैच द फॉलोइंग के साथ, यही तो एक अच्छी बात है कि आपको एक भी अगर पता है तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और किससे क्या होता है मैंने यहाँ पे एक जगह कंपाइल कर दिया। जैसे कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है। ये ये इंपॉर्टेंट नहीं, कंट्रोल प्लस डी, ठीक। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड होता है। ये कंट्रोल प्लस जी भी इंपॉर्टेंट नहीं। कंट्रोल प्लस एच, हाँ, ये रिप्लेस होता है। कंट्रोल प्लस आई, ये इटैलिक होता है। कंट्रोल प्लस के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। कंट्रोल प्लस एन पूछा गया था, न्यू वर्ड बुक, ठीक है, या न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ ओपन होता है। कंट्रोल प्लस वी प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस आर इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल प्लस एस इंपॉर्टेंट है, सेव होता है। कंट्रोल प्लस टी नहीं। कंट्रोल प्लस यू, हाँ, अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज विंडो होता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस वाई रिपीट। कंट्रोल प्लस जेड अंडू। अंडू का मतलब होता है, जो आप मान लीजिए आपने 5 एक्शन किए, 1 2 3 4 5, ठीक है, आप यहाँ पे पहुंच गए। अब आपको वापस इसी एक्शन पे जाना था, तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो आपका पीछे वाला एक्शन दिखाने लगेगा। फिर कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे, पीछे वाला फिर दबाएंगे इसको। इसे कहते हैं अंडू करना, पीछे जाना। आपकी मोबाइल में भी ऑप्शन दिखाता होगा, तो अंडू कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड। और आपको वापस जाना है तो कंट्रोल प्लस वाई दबा दीजिए, तो इसको कहते हैं रीडू कर देना। तो वो एक स्टेप आ जाएगा, फिर एक कंट्रोल प्लस वाई, फिर एक स्टेप आगे, फिर एक कंट्रोल प्लस वाई, एक स्टेप आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थे, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए मैंने इन्हें एक जगह कंपाइल किया है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? रामदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ या तुकाराम? तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानेश्वर। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। इसका महाराष्ट्र की संस्कृति और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इसने शिक्षा, समानता और न्याय के महत्व को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन ने व्यक्ति के ईश्वर से सीधे संबंध और सभी के लिए मोक्ष की संभावना पर जोर दिया। ये बस एक छोटी सी बात है कि महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन था क्या। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन भक्ति आंदोलन में संबंधित था। एक संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई, ये 3 लोग का नाम महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से लिया था। ये 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संत ज्ञानेश्वर, कि यही इसके प्रणेता कहे जाते हैं महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन के, ठीक। आई होप आपको ये बात थोड़ा समझ में आ गई होगी। आप केवल भक्ति आंदोलन के प्रणेताओं के नाम याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस पास्ट टू प्रेजेंट, अर्थात निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम में सुव्यवस्थित करें, भूत से वर्तमान में। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, अर्थात महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव। मतलब महात्मा गांधी कब आए? ये आए थे 1915,
बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के आसपास। ठीक, क्योंकि आपको ईयर याद रखना है, डेट नहीं पूछी गई है। वो बस केवल आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको सीक्वेंस पता है कि नहीं, तो वो साल से भी सेट हो सकता है। अब रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल को 1919 में। ठीक है? फिर दांडी मार्च कब किया था गांधी जी ने? 1900। खिलाफत मूवमेंट कब से कब तक चला था? 1919 से लेके 1922 तक चला था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। और असहयोग आंदोलन भी इसी दौरान चल दिया था 1920 में। इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये थी बातें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसे अरेंज करना है, सबसे पहले कौन था, सबसे बाद में कौन सा हुआ, सबसे पहले कौन होगा? ये होगा बंगाल पार्टीशन, ये 1 नंबर पे आ गया। फिर महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव, ये 2 नंबर पे आ गया। ये 3 नंबर पे आ गया। थोड़ा सत्याग्रह, फिर खिलाफत जो हुआ ये 4 नंबर पे आ गया। और ये 5 नंबर पे आ गया। ये देखिए वन बी, सबसे पहले होगा बी। ये बी, ए, सी, डी हो गया। आपको पूरा चेक भी करना ही नहीं करना, आपको एक दो चीजें ही पता है तो भी आप कर लेंगे। तो आपका पेपर कंपेरेटिवली इजी आता है। ठीक है, कि आपको मैच कराने के लिए बहुत सही ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, दिस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। भारतीय संविधान की इस विशेषता, उस विशेषता का नाम बताना है आपको, के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विशेष विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। वो क्या विशेषता है हमारे संविधान की? पंथ निरपेक्षता, अखंडता, संप्रभुता या संघवाद। तो सही क्या होगा? पंथ निरपेक्षता, या जिसे सेक्युलरिज्म भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो सेक्युलरिज्म है, हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान उसमें ये शब्द नहीं था कहीं से। ठीक, मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, तो 1976 में, उसके द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक सोशलिस्ट, मतलब समाजवाद, एक सेक्युलर, ठीक, और एक डिग्निटी। इसी में सेक्युलर वर्ड या धर्मनिरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया था। इसका मतलब होता है कि हमारा जो राज्य होगा, का कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और राज्य और धर्म दो अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है, ये आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। ठीक, और सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा हमारा राज्य। ठीक है, तो ये सेकुलरिज्म का मतलब था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। मैंने पॉलिटी की पूरी एक सीरीज कराई है, तो अगर आपको अच्छे से पॉलिटी समझनी हो तो आप पॉलिटी के पीवाईक्यू सीरीज पे जा सकते हैं। वहाँ पे 16 लेक्चर पीवाईक्यू की सीरीज है, 16 पीवाईक्यूज। बहुत ही आपके जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल में एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी ऐड कर दिया है। ठीक, अर्थात राज्य और व्यक्तियों, अर्थात व्यक्तियों के समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग की पहचान करें। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको पूरा पूरा प्राइवेट लोग चलाते हैं, ये लोगों का स्वामित्व होता है। कोऑपरेटिव नहीं, कोऑपरेटिव की बात नहीं, ज्वाइंट। सही ऑप्शन होगा ज्वाइंट। पब्लिक सेक्टर पूरा पूरा गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है? ये दोनों तो नहीं होगा, द राइट ऑप्शन विल बी सी। तो देखिए, जो हाँ इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ओनरशिप के हिसाब से 3 तरीके में बांटा जाता है: पब्लिक, प्राइवेट और ज्वाइंट। पब्लिक में क्या होता है कि जो इन कंपनियों को ओन करती है और ऑपरेट करती है कौन? गवर्नमेंट। जैसे भेल है, ओएनजीसी है, गेल है, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, जो भी सरकारी कंपनियां होती हैं, जैसे बीएसएनएल आपने सुना होगा, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं, उस पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। वही प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कोऑपरेट एंटिटीज, मतलब वो किसी इंडिविजुअल या कुछ लोगों के द्वारा, कोऑपरेट एंटिटीज के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे टाटा पावर, अडानी, अंबानी, ये क्या है? प्राइवेट कंपनीज है। फिर आता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर कोलैबोरेशन होता है
गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स का। जैसे मारुति सुजुकी, वो क्या है, एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट और प्राइवेट का। तो यहाँ यही पूछा गया था कि कहाँ पर राज्य मतलब गवर्नमेंट और व्यक्ति मतलब एक इंडिविजुअल के द्वारा प्रचलित स्वामित्व वाले उद्योग की पहचान करें, तो वो होगा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक, तो ये मैं रेफरेंस के लिए आपके लिए स्लाइड्स लगाता रहता हूँ, आप इन्हें देख लिया कीजिए। फिर ये मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ये सॉइल के रेफरेंस में अलग अलग बातें कही हैं कि कौन सी चीज डिटरमाइन करती है सॉइल मतलब जो भूमि होती है उसका वर्ड। ठीक है, फिर मिट्टी के सृजन की दर को कौन प्रभावित करता है, जो भूमि होती है उसकी मोटाई को कौन निर्धारण करता है, और ऊंचाई और ढलान को कौन करता है। यहाँ चार ऑप्शन है, ऊंचाई और ढलान, तो ये तो एकदम श्योर है कि इसका होगा ऑप्शन टू, रिलीफ। ठीक, देखिए ऊंचाई और ढलान टाइम के साथ नहीं डिपेंड करती, न वो मूल चट्टान पे निर्भर निर्भर करती है, न वो वनस्पति जीव जंतु पे निर्भर करती है, वो किस पे निर्भर करती है, क्या वच पे। तो डी का हो जाएगा टू, डी का हो गया ऑप्शन, तो द राइट ऑप्शन विल बी बी। ठीक, लेकिन आप और भी चीजों से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी के सृजन की दर को कौन प्रभावित करता है, समय, नहीं नहीं नहीं, समय से नहीं डिपेंड होता। जो सृजन की दर क्या वो मूल चट्टान पे निर्भर करती है, नहीं नहीं, सृजन की दर निर्भर करती है सूक्ष्म जीवों पे, तो वनस्पति जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों पे निर्भर करती है। ठीक, और फिर है डिटरमाइन द कलर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी होती है उसका वर्ण निर्धारण कौन कैसे होता है, समय के साथ या मूल चट्टान से। तो मूल चट्टान जैसी होगी उस हिसाब से वहां का कलर होगा। ठीक, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, जो मिट्टी है उसकी सॉइल की मोटाई है वो कौन निर्धारण करेगा, वो समय करेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा मिट्टी की मोटाई बढ़ती जाएगी, समय कम रहेगा तो मिट्टी, जैसे मान लीजिए शुरुआत में कुछ चट्टाने थी, ठीक है, समय बीता, कुछ साल कुछ हजार साल बीते, बहुत पतली मिट्टी बनी, लाख साल बीत गए तो मोटी और हो जाएगी मिट्टी, नीचे तक गहरी हो जाएगी, चट्टान टूटते जाएंगे और मिट्टी और गहरी होती जाएगी। ठीक, तो मिट्टी की मोटाई डिपेंड करती है किस पे, समय पे, टाइम पे। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज थोड़ी समझ में आई होगी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, लेकिन जनरल अवेयरनेस है, थोड़ा भी आदमी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे ये हिस्ट्री से रिलेटेड चार पर्सनालिटीज के नाम दिए हैं, विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकॉले और गांधी, और ये उनसे रिलेटेड फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको मैच कराना है। तो मैंने जैसे ही नाम पढ़ा सबसे पहले मेरे दिमाग में क्लिक कर गया थॉमस मैकॉले, जिसे आप लॉर्ड मैकॉले भी कहते हैं। तो लॉर्ड मैकॉले का सबसे बड़ा योगदान क्या था कि प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक, देखिए हो जाएगा सी का वन, सी के वन से क्वेश्चन खत्म, राइट ऑप्शन विल बी बी। लेकिन आप और भी चीजें जान लीजिए। ठीक, जहां लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया भारत में, वहीं गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना किया करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जो प्राकृतिक तरीके से सीखने के पक्षधर थे, और इन्होंने भी अपनी जो शिक्षा दीक्षा ली वो प्राकृतिक तरीके से ली, बहुत अंग्रेजी स्कूल स्कूल में नहीं रहे ये। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा घर ही पे हुई, प्रकृति के बीच में बैठ के पढ़े अपने। ठीक, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने कई किताबें लिखी और शोध किए किसमें, भारत की प्राचीन संस्कृति पे, तो रिस्पेक्ट करते थे भारत की प्राचीन संस्कृति की। ठीक, इस तरह ये मैच द फॉलोइंग्स हो गए। ठीक है, आपने हिस्ट्री में इन पर्सनालिटीज के नाम सुने होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तो नाम इम्पोर्टेंट किसका है यहाँ पे, जॉन मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले से रिलेटेड कुछ देखिए, लॉर्ड मैकॉले की फोटो है। तो वर्ष 1935 में लॉर्ड मैकॉले ने अपने एक प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिनट गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक किसने पास किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935 को पारित किया। सबसे पहले किसने लाया था 1935 में, लॉर्ड मैकॉले ने लाया, किसके सामने लाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने लाया। और इस स्मरण पत्र की तीन प्रमुख बातें थी। पहली बात तो ये पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को प्रमोट कर रहा था, दूसरा इसने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तय कर दिया, और तीसरा अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, जो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी होती है, के द्वारा उसे प्रमोट किया गया। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी ये कहती है कि जो हाई क्लास के लोग हैं उनमें से हाई क्लास को केवल शिक्षित करो, अपने आप उनके द्वारा शिक्षा जो लोअर क्लास के लोग हैं वहां तक पहुंच जाएगी छन छन कर। ठीक है, इसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। ठीक,
जो कि लॉर्ड मैकॉले ने दिया था। कभी कभी पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे है, लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट्स के नाम हैं और ये उनके जगह आपको बतानी है कि कहाँ पर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी का संबंध कहाँ से था, कोलकाता से, तो कोलकाता में ही इनके नाम का एयरपोर्ट बनेगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा इंडिया में अगर किसी एयरपोर्ट का नाम आता है तो इंदिरा गांधी, इसको आईजीआई भी कहते हैं, आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो शिवाजी का संबंध कहाँ से, महाराष्ट्र, मुंबई में इनके नाम का एयरपोर्ट बनेगा। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुरु रामदास जी ये क्या थे, सिख गुरु थे, तो सिख गुरु थे तो इनका संबंध कहाँ से होगा, पंजाब से, पंजाब में क्या है, अमृतसर। ठीक, इस प्रकार से रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अब देखिए ए का हो गया 4, ए का देखिए 4 यहाँ पे है, 4 है। बी का हो गया 3, दोनों जगह है। सी का हो गया 1, तो केवल सी का यहाँ पे है 1। डी का हो गया 2, द राइट ऑप्शन विल बी डी। इस तरह से आप अपने ऑप्शंस को चूज कर लेंगे, राइट ऑप्शन को। देखिए मैंने इंडिया के जो फेमस या इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये एक लिस्ट लगा दी है, आपको दिख रहा हो तो देखिए इम्पोर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर। विशाखापट्टनम, नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूछा गया था कहाँ पे, न्यू दिल्ली। ठीक, दम्बोली गोवा, नहीं ये नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे होगा, अहमदाबाद। केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु के जो एयरपोर्ट है उसे केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक, मैंगलोर नहीं, कोची नहीं, कलिकट नहीं, तिरुवनंतपुरम। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, मुंबई। ठीक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एयरपोर्ट नागपुर वाला। ठीक, तुलिहर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तुलिहर कहाँ पर है, इम्फाल में। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, भुवनेश्वर, ये उड़ीसा समेत है। तो श्री गुरु रामदास जी कहाँ पर है, अमृतसर। जयपुर नहीं, चेन्नई नहीं, कोयम्बतूर नहीं, तिरुपति नहीं। चौधरी चरण सिंह, हाँ लखनऊ वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वाला बनारस का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता। गया नहीं, सूरत नहीं, वडोदरा नहीं। शेख उल आलम, ये कहाँ पे, श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसे शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। कुन्नूर पुणे नहीं। बिरसा मुंडा, हाँ बिरसा मुंडा कहाँ, रांची। ठीक, तो ये ही कुछ जहाँ पे मैंने रेड लगाए हैं यही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ह्यूमन मेड रिसोर्स, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करें। मशीनें मानव ने बनाई हैं, बिल्कुल सही। रोड्स मानव ने बनाई हैं, हाँ बनाई हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो उष्णकटिबंधीय वन है, क्या मानव ने, नहीं भगवान की देन है यार। जो रिवर वाटर, नदी का जलभाग, भगवान ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया है। ब्रिजेस, हाँ इंसान ने बनाया है। ए बी ई, ए बी ई, द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, निम्नलिखित में से चीनी बुद्धि बौद्ध तीर्थयात्रियों की पहचान करें। मेगस्थनीज चाइनीज था, नहीं। का संबंध था यूनान से। फाहियान चाइनीज था, बिल्कुल सही। वेनसांग चाइनीज था, हाँ। आई किंग, हाँ चाइनीज था। इब्न बतूता चाइनीज था, नहीं। इब्न बतूता तो मोरक्को से आया था। तो द राइट ऑप्शन विल बी बी सी डी, बी सी डी विल बी द राइट आंसर। ये इन लोग ही चाइनीज पिलग्रिम थे, बाकी जो मेगास्थनीज और इब्न बतूता ये अलग अलग देशों से आए थे। देखिए ये है मेगास्थनीज, तो ये यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजे गए थे। कौन, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने उस दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र उसका दौरा किया। उन्होंने एक फेमस पुस्तक भी लिखी, इंडिका। ठीक, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये अब नष्ट हो गई है, लेकिन इसके बारे में अलग अलग किताबों में वर्णन मिलता है।
तो ये कौन थे? मेगास्थनीज। और वहीं इब्न बतूता, इब्न बतूता ये मोरक्को के ट्रैवलर थे, ठीक? और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे और उस दौरान काफी लंबे समय तक रहे और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें गाजी की उपाधि दी, मतलब इन्हें जज बना दिया था दिल्ली में, ठीक? बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक के और की तरफ से चाइना में गए थे, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इस बार मैंने ये बताया है, अलग अलग फैक्ट्स बताते रहता हूँ हर क्वेश्चन में अलग अलग, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि आपके ऊपर बर्डन न पड़े। ये which of the following statements explain the application of force? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करता है? कि बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। मिट्टी का कोई घड़ा है या मिट्टी के कुछ बना हुआ है, आप उस पे हाथ से दबाएंगे, बल लगाएंगे तो क्या वो डिफॉर्म हो जाएगा? बिल्कुल सही, मिट्टी का बना हुआ है तो बदल जाएगा। हाँ, बल से किसी वस्तु के आकार में बदल ला सकता है, हर वस्तु के नहीं, किसी वस्तु के, ठीक? छोटा मोटा खिलौना है प्लास्टिक का बना, आप ज्यादा ताकत लगाएंगे तो वही मुड़ जाएगा, ठीक? बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है, मतलब वो मूव कर सकती है, बिल्कुल सही, हाँ। जब हम बल लगाते हैं तो गाड़ी को ढकेल लेते हैं, साइकिल को ढकेल लेते हैं, ठीक है? बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये गलत है। कर सकता है बिल्कुल। कोई बॉल आती है, आप बैट से मारते हैं, ठीक है? क्या होता है, उसकी दिशा बदल जाती है ना। तो आप बैट से क्या लगाते हैं? बल ही तो लगा रहे हैं उस पे। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, स्पीड में चेंज ला सकता है, हाँ बिल्कुल ला सकता है। अब बॉल खूब तेज आ रही है, आपने बैट लगा दिया तो बल ने क्या किया? उसकी स्पीड को रोक दिया, बिल्कुल सही। फोर्स कैन पुश और पुल, बल धकेलना एवं खींच सकता है, बिल्कुल सही, दोनों काम कर सकता है। तो ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, राइट ऑप्शन विल बी डी। ये चार ऑप्शन सही होंगे। तो ये जो फोर्स होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे वो किसी वस्तु को स्पीड कर सकता है, उसको स्लो कर सकता है या रोक सकता है, जैसा कि बोला गया। ये हो सकता है कि हाँ, वो शेप भी बदल सकता है कुछ चीज़ों की, हर चीज़ की नहीं। हाँ, डायरेक्शन बदल देता है, ठीक। इंटरैक्शन, हाँ, फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरैक्शन से भी फोर्स बनता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं फोर्स की। देखिए, ये एक प्लेयर है जो बॉल पे फोर्स लगा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द आरबीआई फॉर्मली इनॉग्रेटेड? आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1935 में। तो ये है आरबीआई का लोगो, ठीक। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, आरबीआई का लोगो कैसा दिखता है, ठीक। इस पे ये चीता बना हुआ है। तो द आरबीआई वॉज स्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था, किसकी रिकमेंडेशन से? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। और गठन हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के तहत। और ये जो प्रावधान है, इस आरबीआई को स्टैट्यूटरी बेसिस, स्टैट्यूटरी स्टेटस देते हैं, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इस समय इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने इकट्ठा किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे अलग अलग टर्म एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के तरीके दिए हुए और ये उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। में क्या होता है स्लैश एंड बर्न में? आप एक खेत में जाते हैं, मतलब आप एक जंगल से जा रहे हैं, आप वहां में पेड़ जो है उनको काट दिए और काट के आग लगा दिए। के बाद क्या हुई, वहां की जमीन जो हो उर्वरक हो जाती है, फिर वहां आप खेती करते हैं। कुछ साल खेती करने के बाद जब ये मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, आप इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वहीं पे आप वही काम करते हैं, मतलब पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, वहां की मिट्टी उर्वरक होती है और फिर वहां खेती करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, कभी इस जगह पे कर रहे हैं, फिर कभी आप बदल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो मतलब आप शिफ्ट कर रहे हैं। आप एक जगह की मिट्टी की उर्वरता को बनाए नहीं रखते, आप उसे नष्ट करते हैं। फिर आगे आप दूसरी जगह जाते हैं, आप वहां एग्रीकल्चर करते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसीलिए स्लैश एंड बर्न को क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक। फिर कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि, मतलब कोई किसान है वो केवल इतना ही कर रहा है कि वो अपनी आपूर्तियां कर पा रहा है, ठीक।
उसे कहते हैं निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब वो बेच-उच नहीं पा रहा है, केवल खा पी पा रहा है। ठीक है? वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई फसल, इसे क्या कहते हैं? वाणिज्यिक अन्न भी कहते हैं। ठीक? एक वृहद क्षेत्र में एकल फसल उपजाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2, डी का हो गया 1। द राइट ऑप्शन विल बी ए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए मैंने चीज़ों को समझाने के लिए और भी यहाँ पे इमेजेस लगाई हैं। ये है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब निर्वाह कृषि, जिसमें केवल किसान का परिवार इतना उगाता है कि वो केवल खा पी पाता है। वहीं कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि हम इतना खेती करते हैं कि खा पी पा पाते हैं और बेचते भी हैं। ठीक? इससे हमें प्रॉफिट गेन होता है किसानों को। ठीक? फिर होता है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन में क्या करते हैं, आप बड़े स्तर पे एक प्लांट करते हैं। ठीक? ये देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्री जो चाय होती है ना उसकी प्लांटेशन की जाती है, और इससे हम क्या करते हैं, बहुत सारा कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया, एक ही क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया में बोया जाता है, इसे वो कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि। ठीक? आई होप आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्लेस वेयर द इमेज ऑफ डेटी इज इंस्टॉल्ड। अब ये टेम्पल से रिलेटेड बातें की जा रही है। टेम्पल में अलग अलग चीजें क्या होती हैं, उन्हें क्या क्या नाम दिए जाते हैं। ठीक है? तो जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं, टेम्पल में। ठीक है? जो टावर होता है उसे शिखर कहते हैं, कौन नहीं जानता। स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ, स्तूप तो उसे जो पथ होता है जिसपे चल सकते हैं उसे क्या कहेंगे? पद शिड़ा पथ। जिसपे है ना भगवान की मूर्ति रखी होती है उसके आसपास एक पथ होता है चलने के लिए, परिक्रमा पथ जिसे कहते हैं, उसे पदशिड़ा पथ कहा जाता है। ठीक है? तो फिर अब क्या बचा, ढीला या दूर, तो क्या कहेंगे? तो इस तरह देखिए, ए का हो गया आपका 4, ए का हो गया 4, देखिए 2 जगह, बी का हो गया 3, सी का आपको पता होना चाहिए 1। द राइट ऑप्शन विल बी डी। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ये देखिए मैंने लगाया भी है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है थोड़ा, बट आई होप आपके लिए रेफरेंस के लिए अच्छा है। देखिए जहाँ पे भगवान, ये टेम्पल है ना, टेम्पल में यहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है, इसे कहते हैं गर्भगृह। ये होता है शिखर, इसके ऊपर जो ऐसे गुंबद जैसी इसको कहते हैं शिखर। तब शिखर के ऊपर होता है कलश, एक कलश जैसी आकृति जो बनी होती है ना, कलश कहते हैं। फिर ये गर्भगृह से पहले एक एंट्री रूम होता है, आंगन होता है, इसे कहते हैं मंडप। ठीक? मंडपा से पहले भी एक छोटा आंगन होता है। ठीक है? इसे कहते हैं अर्ध मंडपा। ठीक? अर्ध मंडपा, फिर मंडपा, और उसके बाद पड़ता है गर्भगृह, और गर्भगृह के ऊपर होता है शिखर, शिखर के ऊपर होता है कलश। ये ये अम्लाकार भी होता है कुछ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बाकी ये आप, ये जो हम नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स बनाते हैं उनके ये कुछ फीचर्स हैं, इस एग्जाम में पूछ दिया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जनरल, बहुत ज़्यादा नॉर्मल आपको नॉलेज होगी तो भी हो जाएगा। ये लिखा है एमएनसी जो सस्ती दरों पर खरीदते हैं, तो गारमेंट्स या लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते दरों पर सामान को खरीदते हैं। फिर सेवाओं के उत्पादन प्रसार में आईटी ने सहायता की। तो सेवाओं का जो प्रसार होता है वो किसके द्वारा होता है? कॉल सेंटर्स के द्वारा होता है। इंडियन कंपनीज, अब पूछा है कौन सी इंडियन कंपनीज? हाँ, टाटा जो है, टाटा मोटर्स इंडियन है, इन्फोसिस इंडियन है, रैनबैक्सी इंडियन कंपनी। फिर एमएनसी सेटिंग अप इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन, एस उत्पादन हेतु भारत में स्थापित होने वाली एमएनसी कौन है? ऑटोमोबाइल। अब बची क्या? यही बची, तो यही से को लगाएंगे। बाकी आपको जो पहले पता है वो टिक करिए, जो नहीं पता है वो बाद में लगाइए। ठीक? तो अब देखिए ए का क्या होगा? 3, ए का हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 1। मतलब देखिए अकेले ही से हो गया आपका। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी नहीं कहूंगा मैं, ये एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ डीप नॉलेज नहीं चाहिए। द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज टर्म्ड एज, अर्थात दो देशों के बीच के व्यापार को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लोकल ट्रेड नहीं, इंटरनल ट्रेड नहीं,
एक्सटर्नल ट्रेड, हाँ, एक्सटर्नल ट्रेड कहा जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा फिक्स कोई टर्म नहीं होती। सही टर्म होती है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब 2 देशों के बीच व्यापार होता है। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जब देशों के बीच व्यापार होता है ना, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसे विदेशी व्यापार के रूप में भी जाना जाता है, देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान है। ठीक? तो देशों के बीच जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान होता है, तो उसी को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चूज़ द करेक्ट हायरार्की और ऑर्डर ऑफ द फूड चेन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। खाद्य श्रृंखला की सही अनुक्रम या क्रम का चुनाव करें नीचे से ऊपर की ओर। नीचे नहीं लिखा है, यहाँ नीचे होना चाहिए था, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो सबसे नीचे आता है, कौन आता है? ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, ऑटोट्रॉप्स, कार्निवोरस और हेटेरोट्रॉप्स। सबसे नीचे आता है ऑटोट्रॉप, जो खुद से खाना बना सकते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप, मतलब स्वपोषी, मतलब पेड़ पौधे। हेटेरोट्रॉप जो अपने से खाना नहीं बना सकते बल्कि ऑटोट्रॉप पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ये हो गया 1 2। सी और ई, सी और ई देखिए, द राइट ऑप्शन विल बी डी। आगे भी मैं बता देता हूँ आपको। तो जब हेटेरोट्रॉप में क्या होती है, कई चीजें हेटेरोट्रॉप के अंदर आती हैं, क्लासिफिकेशन होता है हेटेरोट्रॉप का। तो हेटेरोट्रॉप के अंदर फिर पहले आते हैं हर्बीवोरस, मतलब जो साग वो खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस सबसे पहले आते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस के बाद आते हैं कार्निवोरस, मतलब जो मांस उस खा सकते हैं। फिर आते हैं ओमनीवोरस, मतलब जैसे इंसान जो सब खा सकते हैं। तो 1 2 तो हो गया, तो इसके बाद क्या होना चाहिए था? हर्बीवोरस। तो ये होगा 3, फिर होगा कार्निवोरस, ये हो गया 4, फिर हो गया ओमनीवोरस, ये हो गया 5। देखिए यही बैठा। देखिए यहाँ पे लगाया है मैंने एक स्लाइड, आपको ज़्यादा अच्छे से इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ये देखिए, देखिए सन के द्वारा जो एनर्जी मिलती है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप कहा जाता है, क्योंकि अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी जीव जंतु जो अपना खाना नहीं बना पाते बल्कि डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे, उसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप। तो यहाँ पे गाय एक हेटेरोट्रॉप है। लेकिन अब हेटेरोट्रॉप अकेले गाय ही नहीं, या अकेले जो पौधों को खाते हैं वही नहीं होते। कोई भी जानवर या, ठीक है, जीव जो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड है, वो हेटेरोट्रॉप है। अब जैसे भोजन के लिए, देखिए ये देखिए, अब एक, तो हेटेरोट्रॉप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एनर्जी के लिए, उसे हेटेरोट्रॉप कहेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ केचुआ, ये मुर्गी, सांप, आउल, इसके आगे मनुष्य, ये सभी क्या है? हेटेरोट्रॉप है, क्योंकि हम भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड है। हम खुद से भोजन नहीं बना सकते, जबकि पौधे ऑटोट्रॉप होते हैं, क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी से डायरेक्ट भोजन बना पाते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो इनपुट जो डिवाइस होती है, वो डाटा से, जो यूजर होता है उससे इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करती है। आउटपुट से रिजल्ट देती है। प्रोसेसिंग डिवाइस उस डाटा को प्रोसेस करती है, इनपुट डाटा को प्रोसेस करती है। देखिए, इनपुट से डाटा दिया जाता है तो सीपीयू को, सीपीयू उसे प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको देता है। ठीक, स्टोरेज डिवाइस, यही सीपीयू के साथ एक स्टोरेज डिवाइस अटैच होती है, जिसमें डाटा बीच का स्टोर होता रहता है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। ये देखिए कुछ इनपुट डिवाइस के भी यहाँ पे नाम लगाए हैं। जैसे कीबोर्ड, बड़ी कॉमन सी बात है कि इनपुट डिवाइस होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रिकॉर्डर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, आप सामान लेने जाते होंगे वी मार्ट, विशाल मार्ट या किसी भी मार्ट में, तो आजकल हर जगह ये क्या लगा हुआ है? एक बार कोड रीडर लगा हुआ है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट दे रहा है ये सिस्टम को। जॉयस्टिक, इससे गेम खेला जाता है, इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट इनपुट डिवाइस है। ओएमआर मतलब इसका होता है फुल फॉर्म ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर। ठीक है, ओएमआर, ये आपकी ओएमआर चेक करती है ना मशीन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर मतलब मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, माइक्रोफोन, इससे आप आवाज भेजते हैं, जैसे मैं आवाज सुना रहा हूँ तो माइक्रोफोन के थ्रू सुना रहा हूँ, ये एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ये माउस की तरह होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है। तो देखिए कितनी सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
देखिए, मैं इन क्वेश्चंस के साथ और भी अगल-बगल के फैक्ट्स बताता हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाए, आपको और भी चीज़ें पता चलती रहें। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप आप हमें इस पे रिव्यू देंगे इस वीडियो पे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और आप हम आगे भी कोशिश करेंगे आपके लिए इसी तरह ऐसी वीडियो लाते रहें। और इसी प्रकार मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ